Hello people, so in this video we will discuss code forces around 779 division 2 problem C, that is Hsinchu and the lost permutation. Also before moving on, make sure you like the video and subscribe to the channel for more such videos. As always, let's start by understanding the question. Hsinchu loves permutation very much. Today she has borrowed a permutation P from Juju to play with. ठीक है, स्टोरी है. The ith cyclic shift of a permutation P is a transformation on the permutation such that P equals to P1, P2 up to Pn will now become P equals to Pn minus I plus 1 up to Pn, P1, P2 up to Pn minus I. ठीक है, ये क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई परम्यूटेशन P है, फॉर एग्जांपल P1, P2, P3 अप टू Pn ऑफ साइज n. परम्यूटेशन ऑफ साइज n क्या होता है? जिसमें कि 1 से लेके n तक सारे के सारे नंबर्स एग्जैक्टली एक बार आए और उनका कोई भी एक अरेंजमेंट हो, कोई भी एक परम्यूटेशन हो. तो इस पे ith साइक्लिक शिफ्ट का असर क्या होगा कि ith साइक्लिक शिफ्ट के बाद ये जो परम्यूटेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किस में? Pn माइनस आई प्लस 1 अप टू Pn, P1, P2 अप टू Pn माइनस आई. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे 1 से लेके n माइनस आई, मतलब कि n माइनस आई एलिमेंट्स है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे i एलिमेंट्स है क्योंकि टोटल n एलिमेंट्स है. सो बेसिकली ith साइक्लिक शिफ्ट में पीछे से आगे हम i एलिमेंट्स ले लेते हैं. फर्स्ट साइक्लिक शिफ्ट में लास्ट एलिमेंट को आगे मूव कर दिया, सेकंड साइक्लिक शिफ्ट में वापस एक एलिमेंट को लिया, वापस आगे मूव कर दिया. तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि एक साइक्लिक शिफ्ट का मतलब क्या है कि एक राइट रोटेशन. वन साइक्लिक शिफ्ट इज इक्वल्स टू वन राइट रोटेशन. ठीक है, ओके. लेट्स डिफाइन द पावर ऑफ अ परम्यूटेशन एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द प्रीफिक्स मैक्सिमम्स एरे बी ऑफ द परम्यूटेशन. द prefix maximums array B is the array of length n such that bi equal to max of p1, p2 up to pi. फॉर एग्जाम्पल आगे एक पावर डिफाइन किया है कोई भी परम्यूटेशन का. पावर ऑफ ए परम्यूटेशन कैसे डिफाइन किया गया है कि इसका जो प्रीफिक्स मैक्सिमम एरे है उसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन प्रीफिक्स मैक्सिमम एरे ऑफ दिस परम्यूटेशन. मतलब कि क्या, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि अगर मेरा परम्यूटेशन है 1, 2, 5, 4, 6, 3, तो प्रीफिक्स मैक्सिमम मतलब क्या कि bi विल बी द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ प्रीफिक्स फ्रॉम 1 टू i. सो मान लो मैं उसको b से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये जो प्रीफिक्स है उसका मैक्सिमम एलिमेंट 1 है, फिर ये प्रीफिक्स का मैक्सिमम एलिमेंट 2 है, ये प्रीफिक्स का मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, ये प्रीफिक्स का मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, इसका 6 है और इसका भी 6 है. तो इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं? 4. तो इसका पावर हो गया 4. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली Hsinchu has lost the permutation P. The only information she remembers is an array C where Ci is the power of I minus 1th cyclic shift of the permutation P. She is also not confident that she remembers it correctly, so she wants to know if her memory is good enough. Given the array C, determine if there exists a permutation P such that it is consistent with C. You do not have to construct the permutation P. क्या बोला गया है कि जो Hsinchu है वो परम्यूटेशन भूल गई है, लेकिन उसके पास एक एरे C है. अब एरे C में क्या स्टोर्ड है? Ci क्या बताता है कि I माइनस 1th साइक्लिक शिफ्ट के बाद I माइनस 1 साइक्लिक शिफ्ट जो है परम्यूटेशन P की, उसका पावर क्या है? वो Ci में स्टोर्ड है. ठीक है. सो हमें Ci दिया गया है, तो हमें पूछा गया है कि क्या ये कंसिस्टेंट है विथ एनी परम्यूटेशन. अगर हाँ इससे कंसिस्टेंट कोई परम्यूटेशन है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है. ठीक है. फिर आगे परम्यूटेशन की डेफिनेशन दी गई है जो कि हमें पता है. इनपुट किस तरह से है? सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है फर्स्ट लाइन में n दैट इज नंबर ऑफ नंबर्स, और फिर नेक्स्ट लाइन में एरे C है जो कि Ci रिप्रेजेंट करता है.
ठीक है। आउटपुट में हमें यस या नो आउट प्रिंट करना है। अगर इस CI के कंसिस्टेंट कोई परम्यूटेशन है तो यस प्रिंट करो, वरना नो प्रिंट करो। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें इनपुट में क्या दिया गया है, हमें इनपुट में एरे C दिया गया है। C क्या रिप्रेजेंट करता है कि CI जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर I-1 साइक्लिक शिफ्ट हम लगा दें अपने परम्यूटेशन P पे, ठीक है, तो जो हमें रिजल्टिंग परम्यूटेशन मिलेगा उसका पावर क्या है। पावर क्या था कि अगर हम प्रीफिक्स मैक्सिमम निकाले हमारे परम्यूटेशन का तो उसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा परम्यूटेशन है 1 6 3 4 5 2, तो इसका प्रीफिक्स मैक्सिमम अगर मैं निकालूं, मतलब कि हर एक इंडेक्स पे उस वहाँ तक के प्रीफिक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इसकी तो 1 ही रहेगी। फिर इस प्रीफिक्स की मैक्सिमम वैल्यू 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। और साइक्लिक शिफ्ट का मतलब क्या था, अगर मेरा परम्यूटेशन, हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में देखा था बट एक बार जल्दी से देख लेते। अगर ये मेरा परम्यूटेशन है, अगर इसमें मैं ith साइक्लिक शिफ्ट लगाता हूँ तो हमें जो रिजल्टिंग मिलेगा वो होगा Pn-i+1 से लेके Pn, P1 P2 से लेके Pn-i, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो मैंने ith साइक्लिक शिफ्ट लगाया है, यहाँ पे 1 से लेके n-i एलिमेंट्स है, मतलब टोटल n-i एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे i एलिमेंट्स होंगे बिकॉज टोटल एलिमेंट्स n होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ith साइक्लिक शिफ्ट में हम पीछे से i एलिमेंट्स निकाल के आगे लगा देते हैं। इसका मतलब एक साइक्लिक शिफ्ट में एक एलिमेंट पीछे से लेके आगे शिफ्ट किया होगा, यहाँ से यहाँ, फिर सेकंड साइक्लिक शिफ्ट में एक और शिफ्ट किया होगा। सो बेसिकली 1 साइक्लिक शिफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट रोटेशन ऑफ द एरे। हम ये कह सकते हैं 1 साइक्लिक शिफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट रोटेशन, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, हमें C एरे दिया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ith इंडेक्स CI क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिनल परम्यूटेशन में I-1 साइक्लिक शिफ्ट लगा दे तो उसकी पावर क्या होगी, वो CI में स्टोर्ड है। पावर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन प्रीफिक्स मैक्स ऑफ द गिवन परम्यूटेशन। तो हमें बताना है कि क्या ये जो है वो कंसिस्टेंट है विथ एनी परम्यूटेशन, ठीक है। तो पहले एक जनरल सोच देखते हैं कि हम एक परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं C की बात करूं तो C एरे जो होगा वो क्या होगा, C1 C2 C3 अप टू Cn। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 साइक्लिक शिफ्ट में जो परम्यूटेशन है उसके प्रीफिक्स मैक्सिमम एरे में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक साइक्लिक शिफ्ट लगाने के बाद जो हमें परम्यूटेशन मिलता है उसमें कितने उसके प्रीफिक्स मैक्सिमम में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो अभी मैं ये लेता हूँ कि 0 साइक्लिक शिफ्ट, मतलब कि एक भी साइक्लिक शिफ्ट नहीं किया, तो हमारे पास ओरिजिनल परम्यूटेशन है। तो P इज इक्वल टू P1 P2 P3 अप टू Pn। तो इसका जो प्रीफिक्स मैक्सिमम होगा उसमें मान लो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है k, ठीक है, ओके। अब आप एक बात समझो, जब मैं एक साइक्लिक शिफ्ट लगाऊंगा ये k किसके बराबर है, मैं कह सकता हूँ C1 के बराबर, ठीक है। अब जब मैं एक साइक्लिक शिफ्ट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Pn P1 P2 P3 अप टू Pn-1, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो है, इसके प्रीफिक्स मैक्सिमम में जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो है C2। अब अगर मैं इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखूँ वो C1 है, तो सबसे पहले तो अब इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रीफिक्स मैक्स एरे को, तो इसमें सबसे पहले तो P1 ही होगा, ठीक है। फिर जब तक P1 से बड़ा एलिमेंट नहीं आता तब तक P1 ही रहेगा। फिर मान लो कोई यहाँ पे आया Pi1, फिर कुछ एलिमेंट्स तक Pi1 ही चला, फिर Pi2 आया जो कि Pi1 से भी बड़ा था, ठीक है, और ये एंड तक चला। तो इसमें कितने हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए। अब
जब मैं लास्ट एलिमेंट को उठा के आगे ले आता हूँ तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिससे कि हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बना सके कुछ। जब मैं लास्ट एलिमेंट को उठा के आगे ले आता हूँ तो मेरा परम्यूटेशन ये हो जाता है। तो अभी भी अगर मैं इसको निकाल दूँ तो अगर मैं इतने एरे की बात करूँ, ठीक है, तो P1, Pi1, Pi2 यही रहेगा प्रीफिक्स मैक्स, मतलब कि C1। लेकिन अगर ये है तो ये या तो P1 से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ठीक है, सेम तो हो नहीं सकता क्योंकि परम्यूटेशन ऑफ n नंबर से सभी के सभी डिजिट एग्जैक्टली एक बार अकर कर रहे हैं। तो अगर Pn जो है वो P1 से छोटा हुआ या तो फिर Pn P1 से बड़ा हुआ। अगर Pn P1 से बड़ा हुआ तो जो C2 है वो ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? अगर इनिशियल परम्यूटेशन है 1 4 3 2, ठीक है, तो इसमें कितने आएंगे, ड्रॉप हो जाएगा या तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, तो इसमें कितने प्रीफिक्स, अगर मैं इसका प्रीफिक्स मैक्स निकालूँ तो वो क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है, ये बी एरे है, ये परम्यूटेशन है। अब जब मैं साइक्लिक शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 4 1 2 3, इसका बी एरे क्या होगा 4 4 4 4, इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 है, इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट 4 है। क्यों कम हो गया? क्योंकि मान लो कि Pn जो है वो P1 से तो बड़ा है लेकिन Pi1 से छोटा है, तो अगेन Pn Pi1 P2 ऐसे ही रहेगा। अगर उससे भी बड़ा हुआ तो और कम एलिमेंट्स हो जाएंगे, Pn Pi2 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर Pn P1 से छोटा हुआ तो क्या नया बन जाएगा हमारा बी एरे बन जाएगा Pn, बिकॉज वो P1 से भी छोटा है, फिर P1 हो जाएगा, वो प्रीफिक्स का, इस प्रीफिक्स का P1 हो जाएगा। फिर P1 कब तक चलेगा, जब तक Pi1 नहीं आ जाता, और फिर Pi2, ठीक है, यही रहेगा एंड तक। अगर Pn इससे छोटा है, अगर इससे बड़ा है तो या तो सेम रहेंगे, उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा है मतलब P1 तो निकल गया, तो Pn फिर P1 तो नहीं आएगा क्योंकि ये इससे छोटा है, फिर डिपेंड करेगा कि P1 उससे बड़ा है तो आएगा, वरना वो भी नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली काउंट या तो सेम रहेगा या कम हो जाएगा। किस में? इस केस में, मतलब कि C2 विल बी लेस देन इक्वल टू C1, और इस केस में एग्जैक्टली एक ही बड़ा, मतलब कि C2 इक्वल्स टू C1 प्लस 1, ठीक है। फिर अब ये 2 1 ये तो सिर्फ नेमिंग है। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो लास्ट एलिमेंट है एक फर्स्ट एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट को मैं आगे ले आता हूँ। तो अब मैं सिमिलरली ये भी कह सकता हूँ, ये C2 और C1 में रिलेशन हमने बनाया तो सिमिलर रिलेशन C3 और C2 में ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ जस्ट नेमिंग कन्वेंशन। मैं एक परम्यूटेशन लगा दूंगा तो फिर ये दोनों भी घूम जाएंगे, तो इसका मतलब C3 और C2 में भी यही रिलेशन बनेगा, या तो C3 C2 से लेस देन इक्वल टू होगा या तो C3 C1 प्लस 1 होगा, C2 प्लस 1 होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि C ऑफ I प्लस 1 मॉड्यूलो n माइनस CI मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। इन दोनों रिलेशन को इकट्ठा करके एक हमें ये मिल गया। यहाँ पे I प्लस 1 मॉड्यूलो n क्यों? क्योंकि वो Cn और C1 में भी ये रिलेशन ट्रू रहेगा, C1 माइनस Cn शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। अब एक कंडीशन तो हमने वो देख ली, क्या कि C ऑफ I प्लस 1 मॉड्यूलो n माइनस CI मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल I फ्रॉम I इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। दूसरी एक चीज़ क्या समझने वाली है कि हमारा जो CI एरे है उसमें एग्जैक्टली एक वैल्यू होगी जिसकी 1 होगी, एग्जैक्टली एक इंडेक्स होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि CI क्या रिप्रेजेंट करता है कि I-1 साइक्लिक शिफ्ट के बाद आपको जो परम्यूटेशन मिलेगा उसका जो आप प्रीफिक्स मैक्स निकालोगे उसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। तो कोई तो ऐसा परम्यूटेशन होगा कुछ साइक्लिक शिफ्ट्स के बाद जब हमारे 1 से लेके n तक में जो n है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अब जैसे ही n फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो सारे प्रीफिक्सेस की मैक्स वैल्यू n ही होगी, मतलब कि पूरा प्रीफिक्स मैक्स में एक ही एलिमेंट होगा n, मतलब कि उसका पावर क्या होगा 1, क्योंकि एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसका मतलब हमारे एरे में कहीं ना कहीं एक जगह CI इक्वल टू 1 होना ही चाहिए।
सी आई इक्वल टू 1 दो जगह भी नहीं होना चाहिए या उससे ज़्यादा। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे परम्यूटेशन में मैक्सिमम एलिमेंट जो कि n है वो एक से ज़्यादा बार आया है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब ही वो होता है कि 1 से लेकर n तक सारे के सारे डिजिट एग्जैक्टली एक बार आए, ठीक है। और अगर सी आई इक्वल टू 1 प्रेजेंट नहीं है तो वो भी फॉल्स है। सी आई इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो i-1 साइक्लिक शिफ्ट के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एरे है 2 3 4 1, ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे कब आएगा? 2 साइक्लिक शिफ्ट के बाद, मतलब कि i-1 साइक्लिक शिफ्ट इज इक्वल टू 2, तो i इक्वल टू 3, तो इस इंडेक्स की जो सी आई वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? 1। मतलब कि 2 साइक्लिक शिफ्ट के बाद हमें जो एरे मिलेगा, 1 साइक्लिक शिफ्ट के बाद ये मिलेगा, 2 साइक्लिक शिफ्ट के बाद ये मिलेगा। तो इसका जो पावर एरे है 4 4 4 4, सॉरी प्रीफिक्स मैक्स एरे, इसका पावर 1 है क्योंकि एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये दो कंडीशन चेक करनी है। एक तो हमने जनरल कंडीशन चेक कर ली कि कभी भी ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी हमेशा ये सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा, कम से कम एग्जैक्टली एक सी आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी आई इक्वल टू 1 वाली एग्जैक्टली एक होनी चाहिए और बाकी ये कंडीशन कभी भी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हमें चेक करनी है। अगर ये कहीं भी दोनों में से एक भी कहीं भी फॉल्ट होती है तो हम नो प्रिंट कर देंगे। अगर कहीं भी फॉल्ट प्रिंट नहीं होती तो बाकी जितने भी रिमेनिंग केसेस है उसमें परम्यूटेशन पॉसिबल होगा और हम यस प्रिंट कर देंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है कि सी आई इक्वल्स टू 1 एग्जैक्टली एक बार प्रेजेंट होना चाहिए और सी आई प्लस 1 मॉड्यूलो n माइनस सी आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 एवरी टाइम, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं c_1 ले लेता हूँ जो कि सी आई इक्वल टू 1 की काउंटिंग मुझे देगा और एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको इनिशियली 0 लेता हूँ। नाउ फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इफ सी आई इक्वल्स टू 1 है तो मैं c_1 को प्लस प्लस कर दूंगा। दूसरा, इफ c ऑफ i प्लस 1 मॉड्यूलो n माइनस सी आई ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में मैं फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब इफ फ्लैग वेरिएबल इज इक्वल टू 1 और c_i इज ग्रेटर देन 1, या तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि वो 0 भी नहीं चलेगा। तो उस केस में हम नो प्रिंट कर देंगे, ठीक है, एल्स प्रिंट यस। सो ये हो गया इसका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n, और यहाँ पे बोला गया है कि सम ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5। सो ये गिवन टाइम यूनिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट, क्वेश्चन और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।